माननीय मंत्री जी ने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई समिति है। मुझे लगता है मैडम वो समय अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्यों बनाई, कैसे बनाई, क्या वहां पे परिस्थितियां रही होंगी उस समय में, क्या एक्सपर्ट्स वहां पर हैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, मंत्रालय के पास तो हो सकते हैं, और क्या आप उसको चुनौती आगे देकर या कोई नई कमेटी बनाने का आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में मंत्री जी बता सकते हैं। क्योंकि पहले की सरकारें नहीं करती थी, आज की सरकार अगर निर्णय करती तो उसमें बदलाव हो सकता है। मैं केवल अपना प्रश्न यहां तक सीमित रखना चाहता हूं, जहां दिल्ली के प्रदूषण से लेकर बाकी सब परिस्थितियां हम लगातार देखते हैं, लेकिन हिमालयस की ओर अगर देखा जाए तो जहां इकोलॉजी की बात की जाती है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी भूमिका इस मंत्रालय की उस और भी देखने की है। मैडम, लगातार हम देखते हैं कि लोग हिमाचल और बाकी पहाड़ी राज्यों में आते तो हैं, एक पर्यटन के नाते भी आते हैं, लेकिन वहां पे प्रदूषित ज्यादा करके जाते हैं। सरकार की ओर से क्या ऐसे कदम उठाए जाने वाले हैं? हालांकि हमारी अपनी हिमाचल में जब सरकार थी तब तो पॉलिथीन पर बैन लगाना, सब कुछ करना, बड़े कदम उस दिशा में उठाए गए थे ताकि पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे काम किए जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, इस पूरी ट्रांस हिमालयन बेल्ट के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के लिए, जहां से किरण रिजिजू जी भी आते हैं, इस पूरे क्षेत्र के लिए आप क्या ऐसे कदम उठाने वाले हैं जिससे इस दिशा में आपका मंत्रालय कुछ बड़े कदम उठाने वाला है? आप कृपया उसकी जानकारी दें। प्रश्न का जो पहला हिस्सा है वो जो जस्टिस धर्माधिकारी की समिति है, उस समिति के अंदर पर्याप्त एक्सपर्ट लोग हैं। उसके अंदर डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, उसके अंदर हेड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट मुंबई यूनिवर्सिटी है, उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट इंजीनियरिंग आईआईटी मुंबई है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव आइदर प्रोफेसर सेंटर फॉर द एनवायरमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी अहमदाबाद है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद है, कलेक्टर थाने हैं, द मेंबर ऑफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके मेंबर सेक्रेटरी है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी उसके अंदर हैं, और वीडब्ल्यू देशपांडे डिप्टी सेक्रेटरी यूनियन अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, इतने उसके अधिकृत मेंबर हैं। और ये मेंबर जस्टिस धर्माधिकारी के नेतृत्व में दहानू क्षेत्र के अंदर रेड कैटेगरी में कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ऑरेंज कैटेगरी में कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ग्रीन कैटेगरी में कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इन बातों का ध्यान रख रहे हैं। और मैं इतना आपको बताना चाहूंगा कि इस माननीय सदस्य को कि ये एक बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है जहां पर फ्रूट्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। 37,000 टन चीकू मिलता है, 1823 टन गावा है और 29.9 लाख कोकोनट प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त फिशेस और अलग अलग प्रकार की जो उसकी खाने के योग्य हमारे को लगती है वो सारी चीजें इस पूरे एरिया के अंदर, प्रॉन भी होती है, बाकी सारी चीजें हमको मिल रही हैं। और ये एरिया बहुत इको फ्रेजाइल एरिया है, इसलिए इसके संबंध में जब सोचेंगे तो हमें ये निश्चित करना चाहिए कि क्या देख करके इस एरिया को हम संभाल पा रहे हैं कि नहीं संभाल पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी ये एरिया संभल रहा है, और फिर भी अगर इसमें किसी प्रकार के इंटरवेंशन की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट को उसके अंदर आने देना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। और दूसरा हिस्सा जो था वो आप हिमालय को लेकर के पूछ रहे हैं, तो ये बात सही है। हिमालय के अंदर आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा विषय है। सारे लोग जाते हैं, कचरा करते हैं और वापस चले आते हैं और कचरा वही रह जाता है। ये केवल हिमालय का जब मैं अर्थ निकालता हूं तब जम्मू कश्मीर से लगा के अरुणाचल तक का मतलब है। और इस पूरे हिमालयन बेल्ट के अंदर
सॉलिड वेस्ट को लेकर के सरकार गंभीरता से सोच रही है और हम इस दिशा में एक ठोस कदम उठाना चाहते हैं, बियॉन्ड पॉलिटिक्स कदम उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिमालय स्वच्छ हो और उसकी स्वच्छता को लेकर के आगे क्या क्या कदम हो सकते हैं वो निश्चित होने पर सदन को मैं आपसे अवगत कराऊंगा। हमारे आरक्षण को धक्का मत दीजिए, लेकिन जिस समाज के तरफ से आज मांग हो रही है डिप्टी चेयरमैन सर, हर समाज में इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की संख्या है और उनको आर्थिक निकष लगाकर, एक तो आर्थिक निकष पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। हाँ बिल लाओ ना, तो आप बोलिए बिल लाने के लिए बिल लाएंगे।